तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि अगर भाई आपको अपने धर्मा बोर्ड को अपग्रेड करवाना है, तो पैसे लगेंगे भाई और पैसे कमाने पड़ेंगे यानी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आगे देखो अगर आपको कल्टीवेशन भी करनी है तो रिसोर्सेज तो चाहिए। तो ज़ू इस समय विचारों में था, इसे चाहिए स्पिरिचुअल स्टोन्स, फिजिकल भी कुछ सामानें चाहिए, पिल्स भी बनाने हैं भाई। क्योंकि देखो इसका जो महीने की कमाई है, जो इसको मिलता है क्राइम डिपार्टमेंट से, वो है 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स। व्हाइट बोलूस से ये कमा पा रहा है 20 स्पिरिचुअल स्टोन महीने का, अगर ठीक-ठाक मेहनत करता है तो। यानी ये महीने का कमा रहा है 23 स्टोन्स। लेकिन इसको कल्टीवेशन फास्ट करना है, तो हर दिन चाहिए इसको 1 स्पिरिचुअल स्टोन। उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा तभी तो भाई। और कुछ सामान नए खरीदने का कम से कम 10-12 स्पिरिचुअल स्टोन लगेंगे। और वैसे भी एक चीज़ ये सोचो कि 1 महीने का आपको 30 स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ता है। कुछ तो करना पड़ेगा, इसके हिसाब से इसको मिनिमम 60 कमाने पड़ेंगे और 60 कमाओगे तो बस ज़िंदगी चलेगी। धर्मा बोर्ड भी अपग्रेड करना है, तो आप समझो ज़ू अपना-अपना कैलकुलेशन कर रहा था। अब इसके दिमाग में आता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र जाऊँ। दूसरा एक था कि वो बाउंटी हंटिंग करे, लोगों को मारे। तीसरा खुद समुद्र में जाए और मटेरियल-वटेरियल खुद जमा कर ले। लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र जाना है तो उस पर ज़्यादा कंट्रोल फर्स्ट पीक वालों का है और उसके लिए आपको फर्स्ट पीक का कोई गाइड लगेगा, तो वो आपसे भी पैसे लेगा। तीसरा सही था समुद्री क्षेत्र में जाना, लेकिन उसके लिए आपका कल्टीवेशन भी अच्छा होना चाहिए और धर्मा बोर्ड भी ठीक-ठाक की होनी चाहिए। तो सबसे जो फास्ट कमाने का तरीका था वो बाउंटी हंटिंग ही था। अपने सारे डिसाइपल्स को भी मार सकते हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उससे बेटर ये है कि जो बाउंटी लिस्ट में लोग हैं उन्हें निपटाओ। इस दौरान ये बैठा हुआ था अपने कल्टीवेशन में इसका टोकन पर, क्योंकि आप टोकन से बात भी कर सकते हो अपने कि जूनियर ब्रदर मैं हूँ किनपेंग। और वो बोलता है फिर कि मैंने दुकान पे जो देखा था वो आप ही थे क्या? काफ़ी बदल गया हो। मुझे समय लगा आपको पहचानने में, क्योंकि देखो ये बंदा वही है जब ये लोग साथ में आए थे। तो ज़ू उस समय बंजारे की तरह था, गंदा रहता था एकदम। तो अभी कितना साफ-सुथरा है तो पहचान नहीं पाया था वो। और ये बोलता है देखो मेरी क्लैन जो है ना वो यही सब का बिज़नेस करती है, पौधों-वौधों का ही, औषधीय पौधों का। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़े कीमती होंगे। ज़ू समझ जाता है कि किनपेंग थोड़े पैसे ऐसे कमाना चाहता है, स्पेशल स्टोन्स। तो ज़ू मान जाता है क्योंकि उसे वो वाला भी चाहिए था ना, वो जो हॉर्सशू क्रैब दिखाया था। फिलहाल 6 दिन निकल जाते हैं। ज़ू अपना हर दिन जाता था क्राइम डिपार्टमेंट और बाउंटी लिस्ट को अपडेट भी करवाते रहता था। वो जो इसके जो भी स्पाई वगैरह थे वो भी इसे इन्फॉर्मेशन देते थे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं करते बाउंटी लिस्ट वाले, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। अगर आप बता दोगे कि ये बंदा वहाँ बैठा है, तो कोई और जाके उसको निपटा सकता है। शुरुआत में उसको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था ज़ू को, तो ये नया कुछ स्ट्रैटेजी लगाता है। इस दौरान क्राइम डिपार्टमेंट में एक नया डिसाइपल आ चुका था। और बेसिकली देखो ये बंदा ना, जैसे ज़ू अपना शायद 6 यूनिट में है, ये बंदा 3rd यूनिट में सीधा अर्थ ब्यूरो का कैप्टन बन जाता है, जो भी नया जॉइन करता है। तो बंदा था खतरनाक जो भी था। और अचंभित देखो नॉर्मली इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई इतना जल्दी कैप्टन सीधा बन जाता है तो। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता कि वो बंदा जो कैप्टन बना था, वो इंसान नहीं था। ज़ू उसे एक बार दूर से देखता है। ये वही बंदा था जो उस दिन 3rd हाइनेस के बाजू में खड़ा था। और देखा था इसने कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ भी थी जो कि इंसान नहीं थी। और बाकी भी जो यूनिट 6 के लोग थे वो भी तो जाँच-पड़ताल करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है। इन्हें मर-फॉक्स बोलते हैं। फ़ोक्स मतलब जैसे मरमेड वगैरह होती है वैसे, समुद्री मछलियाँ टाइप जो इंसान होते हैं, लड़कियाँ होती हैं वो वाले। तो ये बंदा क्योंकि इसका स्टेटस भी हाई है, अपने भी वो मर-फॉक्स में, फ़ोक्स में, तो इसको इसलिए कैप्टन मिल गया था। तो देखो जो 7th पीक के मास्टर हैं, उनके 3 सक्सेसर्स हैं, 2 मेन और 1 वुमन। इन्हें आप एक तरह से कह सकते हो क्राउन प्रिंस, प्रिंसेस जो भी। ये यहाँ पर बहुत सारे रूल्स चेंज कर सकते हैं। मतलब पीक लॉर्ड के अलावा अगर कुछ कंट्रोल कर सकता है कोई 7th पीक को तो वही 3 थे। और जो 7th लॉर्ड हैं, मतलब 7th पीक के लॉर्ड हैं, वो बहुत फेमस हैं पूरे साउथ फिनिक्स में। और जो सबसे बड़े वाले उनके शिष्य हैं, जिन्हें ग्रैंड हाइनेस भी कहते हैं, वो बहुत समय से कल्टीवेशन में किसी एक लेवल को पार करना चाहते हैं। सालों से वो बाहर नहीं आए थे। और जो ने सुना था वो काफ़ी मिस्टीरियस है। जब वो फाउंडेशन लेवल पे थे तो सेम लेवल के बहुत लोगों को मार चुके थे। मतलब उनके काफ़ी चर्चे हैं। ये सब डिस्कशन चल ही रहा था। तभी इनके जो यूनिट 6 के कैप्टन थे, वो अपना सेव खाते हुए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं तुम लोग जो बात कर रहे हो ना, ऐसे लोग खून के प्यासे नहीं होते, लेकिन तुम इन्हें परेशान करोगे ऐसे लोगों को तो फिर तुम नहीं बचोगे। ज़ू भी समझता है कैप्टन सही तो है। अब सेकंड हाइनेस की बात होती है तो वो लेडी थी, वो हमेशा पब्लिक में दिखती थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी। कैप्टन कहते हैं भाई वो दिमाग से बहुत खतरनाक है लेडी। सबसे ज़्यादा फेमस है अगर कोई फिलहाल तो वो 3rd हाइनेस से। थोड़ा-सा लौंडियाबाज है, बाकी सब सही है नहीं तो। एक्चुअली ये लोग ये वर्ड नहीं बोलते, मतलब थोड़े पैशनेट आदमी है, थोड़ा अच्छा वर्ड बोलना पड़ता है भाई। और इस बंदे की खास बात क्या है ना, थर्ड थर्ड जो मतलब सक्सेसर है, कि वो इंसानों के अलावा भी जो भी लोग हैं ना, मरमेड वगैरह से, इनसे अच्छा रिलेशन रखता है। कैप्टन भी ये सब सुन रहा था और स्माइल कर रहा था बस। और दू को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसको क्या करना है, उसको तो पैसे कमाने हैं बस। नए तरीके ढूँढ रहा था ट्रैक करने के, जो बाउंटी लिस्ट में लोगों के नाम है। तो ज़ू किंग का एक दिन मतलब नाइट शिफ्ट था।
जहाँ पर जुए वगैरह चलते हैं, उस एरिया से गलियों से गुज़र रहा था, रेड लाइट एरिया वगैरह से और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन ये फ़ील करते रहता था। लेकिन देखो ज़ू जहाँ से गुज़रता था, रात का समय था, लेकिन ग्रीन क्लाउड को इसने निपटाया था। तो आप इस शहर में कोई भी चीज़ छिपा के नहीं देख सकते। तो बहुत लोगों को पता था। ख़ास करके इस गंदे तरीके से मारना, क्रूअल तरीके से, उसकी वज़ह से ये ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। ये उसी लॉज के पास पहुँच जाता है और छिप के था, अंधकार में मानो मिक्स हो जाता है और दूर से नज़र बना के था। क्योंकि देखो बाउंड्री लिस्ट का कोई बंदा इसे मिल नहीं रहा था। तो ये सोचता है यहीं छिप के देखता हूँ आज। समय गुज़रता है, 4 घंटे बीत जाते। सूर्योदय के आस-पास का समय होने लगा था। एक बंदा वहाँ दिखाई देता, सराय की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। बड़े मूछड़ थे, मतलब ठीक-ठाक तगड़ा ही था। जैसे-जैसे सराय के करीब पहुँच रहा था वो लॉज के, वो रिलैक्स फ़ील करते जा रहा था। इसको हर दिन के ₹80 लगते थे, 80 स्टोन्स। तो मुझे और पैसे कमाने होंगे, ऐसा ये सब बंदा सोच रहा था। ये करीब आ चुका था, आखिरी दूरी लेने ही वाला था। अभी कोल्ड हो रहा है ये फ़ील कर आवाज़ आती डाविस्ट रैट। बंदा मतलब अचंभित हो जाता, आँखें उसकी खुली की खुली रह जाती। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और बढ़ते-बढ़ते पाउडर फेंकता वहाँ। लेकिन फिर भी ये स्लो था। जब तक ये हाथ आगे बढ़ाता है ना, एक एक डैगर उसके गले की तरफ बढ़ता है और सीधा आर-पार निकल जाता है। पीछे ज़ू आ चुका था। चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं था। ज़हरीला पाउडर ज़ू के सामने आपको पता है काम तो करेगा नहीं। अब ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता था इस ओल्ड मैन से क्योंकि ये तो मर रहा था। वो अंदर देखता है लॉज की तरफ। हाँ, वो बंदा बैठता है ना, वो जो लॉज का ओनर है और वो बोलता है कि ये बंदा ये चर्च ऑफ डिपार्चर का है। पूरा इसका इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसके ऊपर 15 स्पिरिचुअल स्टोन थे। अंदर से आवाज़ आती है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है इसके नाम पे बाउंटी थी। ज़ू अब इसके खोपड़ी उखाड़ देता है, बैग में रखता है और कहता है देखो मैंने आपके रूल्स तो तोड़े नहीं और लाश को इनके तरफ उछालता है, मतलब पैरों से ऐसा करता है और बोलता है कि मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, ये गिफ्ट समझ लो। अब थोड़ा दूर निकलने के बाद ज़ू सोचता है देखो 15 तो इसने कमा लिए स्पिरिचुअल स्टोन, इसे 45 और कमाने पड़ेंगे महीने के। और जो लॉज का ओनर था ना उसके अंदर भी एक कलिंग इंटेंट देखा जाता है ज़ू की तरफ जाते हुए देखते हुए। लेकिन फिर भी वो हिलता नहीं अपनी जगह से। ज़ू के जाने के बाद इनका गुस्सा शांत होता है और अचानक से यहाँ पर एक एनाकोंडा प्रकट होता है और कुछ कू कू करके आवाज़ निकल रहा था। तो वो समझ जाता है ओल्ड मैन कि क्या बोल रहा है इनका जो साँप है। ये बोलते हैं तुम ये सोच रहे हो मैंने क्यों नहीं मारा उसे? ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये ऐसे ही बोलते हैं कि मैं जब तक ट्रम्प कार्ड यूज़ नहीं करूँगा उसे निपटा नहीं सकता। फिर ये बोलते खाओ तुम्हारी फैमिली बस खाती है और क्या करती है? एनाकोंडा इस दौरान ये लाश को निपटा देता है और अपनी जगह लौट जाता है। ज़ू रात को ही जाता है, क्राइम डिपार्टमेंट इस खोपड़ी को देता है, 15 स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाते हैं और वापस आते-आते कुछ सोया मिल्क वोया मिल्क पीता है एक दुकान पे बैठ के अपना खाना खा पी के, मतलब अंडे-वंडे एकदम मस्त, फिर अपने धर्मा बोट पे वापस लौटता है। अब देखो इसके पास वो डाओइस्ट रैट जिसको मारा था उसका सैक भी था, तो उसमें भी कुछ आइटम थे स्पिरिचुअल स्टोन। तो कैप्टन इस दौरान ज़ू को ये जो नॉर्दर्न टुंड्रा रहता है उसके बारे में भी और साथ में जो सुप्रीम बिगनिंग नाइट पिलर था ना, नाइट फ्लाइट पिलर, उसके बारे में भी बताता है कि वो जो चीज़ है बेसिकली वो जो घोस्ट एम्परर है ना उनका वेपन हुआ करता था। बेसिकली मरने के पहले उन्होंने वो वेपन उस तरफ फेंक दिया था, तो वही जाके धँस गया या जो भी बोल लो, तो वहीं पर लोग उसके ऑरा के सामने बैठ कर के कल्टीवेशन करके एनलाइटनमेंट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उस वेपन के नीचे कुछ है जिसको कि उन्होंने सप्रेस किया हुआ है अपने अपने वेपन से और शायद जो स्वॉर्डसेस वाले ने हैं, उन्होंने इसीलिए इस जगह को अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। ज़ू यही सवाल पूछता है क्योंकि कैप्टन से और वो ये भी कहते हैं कि घोस्ट एम्परर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब स्वॉर्डसेस वाले भी उनके सामने कुछ नहीं। और वो सब छोड़ो, हमारा मेन ये कंसर्न होना चाहिए कि हमें अब स्वॉर्डसेज बनना है। और वो भी बताते हैं कि हम अब डिस्गाइज़ में नहीं रह सकते, मतलब वेशभूषा बदल करके, क्योंकि स्वॉर्डसेजेस को इंसान चाहिए रहते हैं। और मेरे पास पूरा इंटेलिजेंस भी है, रिक्रूटमेंट का भी। इस बार का जो टेस्ट हो रहा है वो 2 फेजेज़ में हो रहा है। पहला कि तुम्हें एक स्पॉट मिलना चाहिए स्वॉर्डसेज के लिए। जितने लोग भी जाएँगे ना उसमें से 10% लोगों को ही वो स्पॉट मिलता है। और दूसरा पार्ट जो है, दूसरा फेज़, वो मेन टेस्ट है। मतलब टोटल 10 लोग, उससे ज़्यादा तो नहीं पास करते हैं टेस्ट। अब ज़ू भी ये सब सुन के ना काफ़ी अचंभित होता है कि 10 लोग। और ये भी बताते हैं कैप्टन कि तुम जैसे हम लोग एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर के हैं, राइट? तो यहाँ के जो स्वॉर्ड से जैसे यहाँ के नहीं होंगे, वो किसी और प्रीफेक्चर के होंगे। मतलब ऐसा भी रूल है कि आपकी नियुक्ति जब हो जाती है तो आपको दूसरे लोकेशन पे डाला जाता है। पूरी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि असाइनमेंट भी हमें मिलेगा, क्या-क्या होगा। तो ज़ू ये समझ रहा था कि अच्छा अगर स्वॉर्ड सेज बन गया तो बाहर ट्रैवल करना भी थोड़ा आसान होगा। और यान-यान भी ध्यान से सुन रही थी। उससे भी स्वॉर्ड सेज बनना था, तो वो ज़ू के साथ रह सकती है। इस दौरान 1 महीना गुज़र जाता है और ये लोग वो जो निदर फ्लाइट पेलर था उसके काफ़ी करीब पड़ते जा रहे थे। और इस 1 महीने में ज़ू को मास्टर फ्री स्पिरिट का पावर लेवल भी पता चल गया था और शैडो के पावर में क्या-क्या चेंजेज़ आए थे वो भी। मतलब फ्री स्पिरिट जो है ना वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर के बराबर है जो सिंगल हेवनली पैलेस का होता है। और अगर वो ब्रेक थ्रू पूरा हो जाता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। और बिजली में उनका बेहतरीन कंट्रोल है। और उस लाइटनिंग में भी, बिजली में भी वो जो रेड रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग है ना, रेड टर्बुलेशन, वो और खतरनाक है।
उसमें डिस्ट्रक्शन वाली विल है और परछाई का भी कैपेबिलिटी पता चल ही गया था। अब उसके पास एक सीक्रेट मैजिक था जिससे वो ज़ू के साथ फ्यूज़ हो सकता था और ज़ू का बॉडी कल्टीवेशन पावर बढ़ा देता था। पुरानी जो उसकी ताकतें थी वो तो थी। अब किसी की भी परछाई को ये और जल्दी खा सकता था और उसकी परछाई की जो आँखें बहुत सारी बनती है ना उसमें भी एक पावर आ चुका था एक्सटर्मिनेशन का। पहले भी वो ताकत था लेकिन बहुत वीक था। और ज़हर वग़ैरह, शैडो फ्यूज़न तो ज़ू समझ रहा था कि आराम से एनीवन मतलब किसी को भी जो 5 पैलेस के नीचे होगा ये मार सकता है। और शैडो फ्यूज़न यूज़ कर लिया तो 6 पैलेस वाले बंदे को भी और आराम से। अगर 6 पैलेस वाले को सही में एकदम मारना ही है ना अगर वो काफ़ी खतरनाक हो, तो ये मार देगा, इंजर्ड होगा लेकिन मार तो देगा। तो फिलहाल ये जो बर्फ़-वर्फ़ गिर रहे थे इस एरिया में आके ख़त्म हो जाते हैं और अलग-अलग बिल्डिंगें वग़ैरह दिखाई देने लगती हैं। कैप्टन काफ़ी खुश था और जिस डायरेक्शन में देखता है वो ज़ू भी उसी डायरेक्शन में देखता है। और कैप्टन बोलता है यार लिटिल हाकिंग तुम्हें मालूम है मैं यहाँ बहुत पहले से आना चाहता था क्योंकि ये जगह काफ़ी कंफर्टेबल है हमारे सेट से भी। तो जितना दूर ये देखते हैं ना दोनों थोड़े वो थे अचंभित टाइप में लेकिन यान-यान उतनी दूर तक नहीं देख पाते थे। क्योंकि आगे में ऐसा 10-12 मतलब फ्लाइंग शिप वॉरशिप या जो भी बोल लो धर्मा शिप वो उड़ते हुए जा रहे थे और उनमें जो मेन शिप था ना उन 12-15 शिपों में वो अलग था ब्लू कलर का था उस पर लिखा हुआ था सुप्रीम आर्बिटर और उस ब्लू शिप पे एक यंग मैन खड़ा था जो कि अलग ड्रेस में था बाकी अपने डिसाइपल से ब्लूइश कलर का ड्रेस था और ये टॉप सेक्ट माना जाता था पूरे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में मतलब इट्स एक कोलिशन से भी शायद से थोड़ा ऊपर और ये लोग भी उधर ही बढ़ रहे थे निदर फ्लाइट पिलर की तरफ। कैप्टन बोलता है हाँ ये इम्प्रेसिव है मुझे इनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चेक करना पड़ेगा क्या क्या अच्छी चीजें हैं आर्बिटर सोसाइटी के पास। जू बोलता हाँ वो वाला बंदा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था और उसके पास लाइफ लैम्प भी है जू ये तो फील कर लेता है फ्लक्चुएशन से मतलब मास्टर शिंगियन के बाद ये दूसरा बंदा था जिसके पास लाइफ लैम्प देखा था जू ने। तो इसके बारे में बताता है अपना कप्तान कि इसका नाम ज़ैंग शियून है। वो डाओ चाइल्ड है सुप्रीम इमॉर्टल सोसाइटी का और उसके सामने मास्टर सेंगयून भी नीचे था मतलब हार जाता था। बोल सकते हैं एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में टॉप चोज़न है वो। उसके पास भी एक इम्पेरियल क्लास टेक्निक है और वो जो हेवनली सैबर वाला टेक्निक है तो उसके पास 4 हेवनली पैलेसेस लेकिन उसका बैटल प्रोविस 6 के बराबर था या उससे भी ऊपर। अब मेरे छोटे भाई तुम ये मत बोलना कि तुम्हें उसका लाइफ लैम्प पसंद आ गया। अगर तुम चाहो तो हम उससे मिलने का जुगाड़ देख सकते हैं। ज़ोकिंग मना कर देता है और इस दौरान कैप्टन ये भी कहते हैं कि देखो ये मास्टर सेंगियन के जैसा नहीं है, अगर ये मरेगा ना तो इम्मॉर्टल सोसाइटी में एकदम अफ़रा-तफ़री मच जाएगी और फिर हमारा बचना मुश्किल होगा। मतलब ओल्ड मैन के लिए भी थोड़ा कठिन होगा ये काम को अंजाम देना, तुम्हें बचाना या मुझे बचाना। और देखो दूसरे को लगेगा कि कप्तान डरा रहे हैं ज़ोकिंग को, लेकिन कप्तान जो बोल रहे थे वो ज़ो असली में समझता था उसके अंदर की मीनिंग को। उनका कहना ये था कि लाइफ लैम्प हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर वो मरा तो पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि किसने मारा। और कैप्टन का ये था कि मैं भी साथ में आऊँगा। लेकिन ज़ू का भी फिलहाल कोई प्लान नहीं था लाइफ लैम्प के पीछे जाने का। क्योंकि ज़ू का देखो वैसा था नहीं क्योंकि उसने ज़ांग सी से बातचीत हुई थी, कोई दुश्मनी थी नहीं, तो क्यों उसके पीछे जाना, क्यों मारना है? कैप्टन बोलते हैं, "मेरे साथ भी छल कर रहे हो? मुझे मालूम है तुम्हारा बैटल प्रोवेस जो है 6 पैलेस मतलब 5 पैलेस लेवल के तो ऊपर ही है।" और लेकिन ज़ू इस सवाल का जवाब नहीं देता है। इस दौरान ये अपना जो एम्परर रिज़विंग प्रीफेक्चर का बॉर्डर था उस तरफ देख रहा था और कप्तान से पूछता है कि बड़े भाई माउंट डेवरेक किधर है? कप्तान सरप्राइज़ हो जाते हैं, फिर सोचते हैं रुको, मैंने देखा था उस जगह को जो सी सीलिंग कंट्री है ना, काउंटी है उसके आस-पास और वहाँ पर एक सन भी है। ज़ू उसके बाद ज़्यादा नहीं पूछता है। जर्नी स्मूथ जाता है और समय गुज़रते जाता है और आगे बढ़ते थे जब ये लोग तो कुछ अलग-अलग नाव भी मिलते थे, मतलब अलग-अलग जो सोसाइटी के लोग आ रहे थे। सभी लोग स्वॉर्ड सेजर्स बनने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ही आ रहे थे। तो 1 महीना और गुज़र जाता है और ज़ू को फाइनली वो जो नीदरफ्लाइट पिलर था ना, अब दूर से दिखाई देने लगा था, जो कि पिच ब्लैकिश कलर का था। उस पर बहुत सारे टोटम्स की डिज़ाइन दिख रहे थे और ये आराम से 3000 मीटर चौड़ा था। डाउ रेजोनेंस की और ज़ू फ़ील कर सकता है सिंबल्स की वज़ह से ही और ऊँचाई के बारे में क्या ही कहना, मानो आसमान को छू रहा हो। और ज़ू जब उस तरफ देखता है ना, तो एकदम हिल सा जाता है वो ऑरा फ़ील करके, ख़ास करके इसके अंदर में जो घोस्ट टेम्पल का माउंटेन था, उसके अंदर एक हलचल सी होती है और पिलर भी हल्का-सा हिलता है। इस बार जो रिएक्शन था ज़्यादा फ़ास्ट था। ऐसा नहीं कि रिएक्शन हुआ नहीं था जब ज़ू वहाँ पर गया था ना, वो जो 3 स्पिरिट्स हैं जो डाउ सप्रेसिंग माउंटेन में, क्योंकि वो भी घोस्ट टेम्पलर के ही टुकड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा था। इस दौरान कैप्टन फिर से बोलते हैं कि घोस्ट टेम्पलर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन था। कहाँ से वो आए थे घोस्ट टेम्पलर ये किसी को नहीं पता। उनका ब्रेक थ्रू तभी हुआ था जब जब ये ब्रोकन फेस ऑफ गॉड आ गए थे तब। मरने से पहले मतलब उनका दुश्मन कौन था हमें भी नहीं पता।
लेकिन वो टुंड्रा की तरफ अपने वेपन को फेंक दिए थे और समुद्र के पास आंखें बंद करके बैठ गए थे। मेडिटेशन में ही वो पास आउट हो गए थे। मरते समय वो साउथ की तरफ देख रहे थे, मानो किसी चीज का वेट कर रहे हैं। जो देख अंदर में जो घोस्ट जम्पर की छवि थी ना, ये इसके जैसी दिख रही थी। थोड़ा डल था लेकिन अभी भी इसके जैसा ही दिख रहा था। एक ही रिक्वायरमेंट था कि अगर आपको नीदर पिलर के पास में कल्टीवेशन करना है तो आपको इंसान होना तो पहली बात ज़रूरी है। और जब आप कल्टीवेट करते हो उसके सामने बैठ के तो सीलिंग मार्क्स बनते हैं आपके माइंड के अंदर, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर कुछ अलग फ़ायदे हैं, अगर आप पिलर पे जितना ऊपर चढ़ते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये जो नीदर फ्लाइट सिटी था ना, दूर से तो एक जंगल के समान दिख रहा था और जैसे-जैसे आगे बढ़ते पिलर के पास में से सैकड़ों लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। कुछ तो ऊपर भी चढ़ रहे थे और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो इसे पहचान जाता है ड्रेस के हिसाब से। क्योंकि 1 महीने पहले इनकी नाव बहुत तेज़ी से गुज़री थी और फिलहाल ये बंदा 1500 मीटर की ऊँचाई पर था पिलर के और उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था हवा की वज़ह से। तो फिर ऐसा छोड़ देता है, जो पकड़ के ऐसे चढ़ रहा था और नीचे आ जाता है और भीड़ जो थी वो चिल्ला रही थी। इस बंदे को स्प्रिंग स्टार्ट एनर्जी मिल गई है, इसके लाइफ फोर्स को और बल मिलेगा। जो देखता उस बंदे के हाथ में ना एक ब्लूइश कलर की ऑरा थी। कैप्टन कहते हैं तो ऐसे देखो, ऐसे काम करता है ये। जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना अच्छा फ़ायदा है। और भी चीज़ें वो ज़ू को बताते हैं कि सीलिंग मार्क से ना खतरनाक किलिंग पावर मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा जब करीब पहुँच जाते थे ज़ू के, धर्मशिप को रख लेता है और टेंट वगैरह में ये लोग एंटर करते हैं। उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर 8 से कोलिशन का पहले से गैरिसन बना हुआ था और फाइनली ये 8 से कोलिशन के गैरिसन में पहुँच जाते हैं, जो कि पिलर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। वहाँ पर 100 से ज़्यादा इनके टेंट वगैरह लगे हुए थे। पहुँचते ही अंदर ये अपनी जो कपड़े वेशभूषा बदल के थे, वो उसे हटा देते और नेचुरल रूप में आ जाते हैं। तो कोलिशन वाले जो डिसाइपल्स हैं इन्हें नोटिस करते हैं। कैप्टन और यान-यान ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट तो नहीं करते लेकिन ज़ू करता है। क्योंकि डाओ चाइल्ड भी था ये 8 से कोलिशन का, तो बहुत सारे लोग इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ज़्यादातर फाउंडेशन लेवल में थे और कुछ गोल्ड कोर लेवल में। देखो बहुत सारे लोग थे ना जिनका एज नहीं था अभी कि स्वॉर्ड से ज्वाइन कर सके, बहुत सी चीज़ें रहती हैं ना रूल्स में। लेकिन वो लोग ऐसा एक्सपीरियंस के लिए आए थे, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आए थे। अपना जो गूंगा था वो भी आया हुआ था और जैसे ही वो ज़ू किंग और कप्तान को दिखता दोनों को काफ़ी रिस्पेक्ट दिखाता, फिर ज़ू के बारे में आगे मतलब साइड में आके खड़ा हो जाता है और उसको को फिर पूरा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। जो डिसाइपल्स है 7 ब्लड आइज़ वाले वो बताते हैं कि सर ब्लड स्मेल्टर और यान-यान की ग्रैंड माँ भी आई हुई है और जो हाउस ऑफ क्रू हंटर के सेक्ट लीडर हैं वो भी हैं और हेवन मिरर ट्रेजर सेक्ट वाले भी। मास्टर 7th नहीं आए थे, इससे ये पता चलता है। वो सीधा चले गए थे स्वॉर्ड सेज कोर्ट में कुछ कहीं और शायद डिस्कस करने के लिए कुछ। यान-यान थोड़ा-सा ना निराश इन द सेंस कि थोड़ा कि अब इसकी ग्रैंड माँ तो डाँटेंगी क्योंकि बिना उन्हें बताए ये भाग गई थी इन लोगों के साथ। तो वो बोलती है ज़ू से कि मैं जा रही हूँ उनसे मिलने, तो वो और नाराज़ होंगी और ये चली जाती है। कप्तान अलग खुश थे कि चलो आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क नहीं आई है। फिर वो बोलते लगता है कि पैट्रियार्च मेरी वज़ह से आए हैं। बहुत सीरियस रहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ज़ू मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं भी तुम्हें ना ये सब चीज़ें सिखा दूँगा कि कैसे किसी को खुश किया जाता है। ख़ास करके ये जो ओल्ड मैन वग़ैरह हैं इन लोगों को। ज़ू कहता है हाँ, लेकिन मैं तो बोलूँगा आप अभी जाओ और पैट्रियार्च से मिल के आओ। क्या पता वो आपको कुछ एडवाइस दें रिक्रूटमेंट के बारे में और इससे मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा। कैप्टन बोलते हैं ये तो सही बात बोल रहे हो। 1-2 कदम आगे लेते हैं फिर रुक जाते हैं। ज़ू किंग तुम ऐसी बातें तो कभी नहीं करते हो, कुछ तो गड़बड़ है। ज़ू एकदम उत्सुकता के साथ कप्तान की तरफ देख रहा था और कप्तान डाउटफुल होके ज़ू की तरफ देख रहे थे। तभी एक कोल्ड आवाज़ आती है। स्वॉर्ड सेज कोड नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर अमानवीय लोग आए, मतलब जो इंसान नहीं होते हैं, नहीं तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।